हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज़ नाज़नीन शेख। आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 7 हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमने कहा था हैंडीकैप और डिसेबल पर्सनस के ऊपर है। ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है क्योंकि मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो हम देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ प्रीवियस सारे पार्ट्स जो है उसके लिंक ऑलरेडी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं और हर एक टॉपिक उसके अंदर मेंशन है, तो आप उस हिसाब से अपनी स्टडीज़ जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे हैंडीकैप और डिसेबल पर्सन्स के ऊपर। लेट अस स्टार्ट। ओके, तो बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है हैंडीकैप या डिसेबल्ड पर्सन, अगर हम हिंदी में इसको समझने की कोशिश करें डिसेबल को, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो हैंडीकैप का मतलब जो है वो विकलांगता हो सकता है, किसी तरीके से बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई बॉडी का कोई पार्ट जो फंक्शन नहीं करता है सही से, तो वो हैंडीकैप में काउंट हो सकता है। उसी के साथ साथ डिसेबिलिटी का मतलब होता है अक्षमता। अक्षमता यानी कि किसी पार्ट के कुछ काम करने की क्षमता जब नहीं रहती है, कैपेसिटी नहीं रहती है, तो उसको हैंडीकैप पर्सन या डिसेबल पर्सन बोला जा सकता है। ओके, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम डिसेबल, हम अपनी सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं जब हम उनको डिफरेंटली एबल बुलाएंगे। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम डिसेबल, हम उनको डिफरेंटली एबल बुलाएंगे, क्योंकि जो काम करने का हमको एक सरल तरीका पता है, इनको कोई दूसरा तरीका पता होता है काम करने का, तो इनको अपनी सोसाइटी से अलग नहीं मानते हुए हम उनको डिफरेंटली एबल लोग बुला सकते हैं। तो क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में यही टर्म यूज किया है, तो हमको उसी के साथ आगे क्या करना होगा, बढ़ना होगा। लेट अस जस्ट स्टार्ट। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस? ओके, हैंडीकैप पीपल आर दोज हु आर फिजिकली डिसेबल्ड एंड और या तो फिजिकली या तो मेंटली चैलेंज हो सकते हैं। फिजिकली भी डिसेबिलिटी होती है और मेंटली चैलेंज लोग भी हो सकते हैं, वो भी आपके हैंडीकैप या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स में काउंट होते हैं। नाउ नॉर्मली द डिसेबिलिटी और हैंडीकैप इज इनबॉर्न। इनबॉर्न का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ज़रूरी नहीं होगा कि हर कोई पैदा ही किसी डिसेबिलिटी के साथ हो। कई बार ऐसा भी होता है किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है, डिसेबिलिटी आ सकती है। जैसे किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी ने अपने आंखों की रोशनी खो दी। कई बार ऐसा होता है किसी की मारामारी में फाइट हो गई है, उसमें ज़ोर से अगर किसी के कान के ऊपर मार दिया गया हो, तो कहीं ना कहीं उसके वजह से डेफनेस आ सकती है, तो वो भी एक डिसेबल पर्सन हो सकता है, वो भी हैंडीकैप हो सकता है। उसी के साथ साथ डायबिटीज़ की वजह से कई बार लोग अपने आंखों की रोशनी गंवा देते हैं या बॉडी का कोई पार्ट कट करना पड़ता है। तो ये सारी आपकी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है जो कहीं ना कहीं इनबॉर्न नहीं होती है। ठीक है, क्या हो सकता है किसी एक्सीडेंट या किसी बीमारी की वजह से आपकी कोई बॉडी का एक पार्ट जो है वो आपको खोना पड़ जाए, तो वो होता है हमारा हैंडीकैप या डिसेबल पर्सन। अभी डिसेबल लोग जो है जिनको हम डिफरेंटली एबल कहते हैं, ये आपसे किसी भी तरीके की सिंपैथी या फेवर नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनके ऊपर कोई सिंपैथी दिखाओ या इनके ऊपर एहसान करो, लेकिन जो ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सिर्फ इतनी सी है कि वो चाहते हैं कि आपका सपोर्ट और कोऑपरेशन रहे, ताकि आप उनके वेलबींग और डेवलपमेंट में उनको क्या कर सको, सपोर्ट कर सको, उनको आगे बढ़ने के लिए उनका सपोर्ट कर सको। तो उनको सिर्फ आपसे कोऑपरेशन चाहिए और उसके साथ साथ उनको सिर्फ आपसे क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसके अलावा वो आपसे किसी सिंपैथी या फेवर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो दैट इज अबाउट योर हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड पर्सन। आइए हम देखते हैं टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, कितने टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। ओके, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, एक तो होता है आपका विजुअली हैंडीकैप यानी कि आंखों से दिखाई नहीं देना, ब्लाइंड जिसको हम कह सकते हैं। ऑडिटरीली हैंडीकैप यानी कि डेफनेस, जो सुनाई नहीं देता है वो। स्पीच हैंडीकैप यानी कि डम जिसको हम कहते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं वो। ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी यानी कि यहाँ पर फिजिकल डिसेबिलिटी की बात होती है, सर से पाँव तक किसी बॉडी के पार्ट में किसी तरीके का डिसेबिलिटी होना, वो हमारी ऑर्थोपेडिकली या फिजिकल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। मेंटली चैलेंज विच इज़ रिलेटेड टू योर माइंड, मे बी नॉर्मल आईक्यू लेवल से किसी का आईक्यू जो है वो कम होना, हम जैसे एग्जैक्टली लोग नहीं हो सकते हैं, तो तब होता है तुम्हारा मेंटली चैलेंज लोग, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे डेफिनेटली। लेट अस मूव अहेड। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर नियरली 100 मिलियन डिसेबल्ड इन आवर कंट्री। कितने लोग डिसेबल्ड है हमारी कंट्री में? 100 मिलियन लोग जो है वो डिसेबल है, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। एक अंदाज़ा निकाला गया है कि 100 मिलियन लोग जो है वो क्या हो सकते हैं, डिसेबल हो सकते हैं। 25% ऑफ द डिसेबल्ड आर मेंटली चैलेंज। अब ये जो 100 मिलियन है, इसके रेशियो को क्या बताया गया है कि इसमें से 25% जो है वो क्या है, वो लोग मेंटली चैलेंज्ड हैं। उसी के साथ साथ 15% जो है वो क्या है, ब्लाइंड है,
यानी विजुअली हैंडीकैप भी हम उनको बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ 30% ऐसे हैं जिनका विजन जो है वो क्या है, कम है, लो विजन है, यानी कि क्लियरली उनको नहीं देख सकते हैं। 15 to 20% सफरिंग फ्रॉम स्पीच, यानी कि 15 से लेके 20% तक के लोग ऐसे हैं जो स्पीच यानी कि जिनको हम डम बोल सकते हैं, जो नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो 15 से 20% जिनको स्पीच डिसऑर्डर है। तो ये प्रॉब्लम्स है जिसमें स्पीच के साथ साथ क्या है, आपका हियरिंग प्रॉब्लम्स भी है जो वो फेस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ 55% ऑफ द डिसेबल्ड आर इलिटरेट्स। अब ये जो टोटल हमको बताया जा रहा है इसमें से कितने इलिटरेट्स हो सकते हैं, 55% ऐसे होंगे जो कि पढ़े लिखे नहीं होंगे। अ गुड नंबर ऑफ डिसेबल बिलोंग टू द पुअर फैमिलीज। तो अब बहुत अच्छे खासा नंबर ऐसा है जो कि पुअर फैमिलीज को बिलोंग करता है। कौन, डिसेबल्ड लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, पुअर फैमिलीज को, जहाँ कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ जो होती है कंपेयर टू अपर क्लास और मिडिल क्लास, इनके पास फैसिलिटीज़ लोअर क्लास में कम होती है, इसलिए ज़्यादा डिसेबल लोग आपको इन कैटेगरीज में ज़्यादा मिलेंगे। ओके, मूविंग अहेड विद द वेरी फर्स्ट टाइम जो कि हमारा विजुअली हैंडीकैप है। अब होता क्या है, विजुअली हैंडीकैप में भी दो टाइप्स हो सकते हैं। एक तो या तो कोई इंसान पार्शियली देख सकता है, यानी पार्शियली यानी कि हो सकता है एक आँख से दिखता है एक आँख से उसको नहीं दिखता है, या तो फिर हो सकता है वो टोटली ब्लाइंड हो, या तो पार्शियली विजिबिलिटी होती है या टोटली ब्लाइंड हो सकते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोवाइडेड 3 लेवल डेफिनेशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो नेशनल प्रोग्राम जो होता है ब्लाइंडनेस के लिए, उन्होंने ब्लाइंडनेस को डिफाइन किया है कैसे, 3 लेवल बताया है। कौन से ईयर में, इन द ईयर 1985। तो क्या हो सकते हैं, पहला जो है वो क्या बोलता है हमको, विजन विच इज 6/6 और लेस आफ्टर यूजिंग बेस्ट स्पेक्टिकल्स, यानी चश्मा लगाने के बावजूद जो यहाँ नंबर बता रहा है, अगर वो 6/6 का आपको नंबर है अच्छे से अच्छा चश्मा पहनने के बावजूद भी, तो आपको विजुअली हैंडीकैप में काउंट किया जाता है, विजुअली ब्लाइंड पर्सन में काउंट किया जाता है। विजुअल फील्ड ऑफ एन आई इज 20 और लेस, यानी कि आंखों का वो जो नंबर है जो देखने की आपकी कैपेसिटी होती है, अगर वो 20 या 20 से कम है तो भी आपको किस में गिना जाता है, ब्लाइंडनेस में काउंट किया जाता है। उसी के साथ साथ विजन ऑफ वन आई इज 6/6 और लेस आफ्टर यूजिंग बेस्ट स्पेक्टिकल्स, और विजुअल फील्ड ऑफ अदर आई इज 20 और लेस। एक तो हमारी 6/6 की पहली हमारी कंडीशन हो गई, दूसरी हो गई 20 और लेस। अब तीसरा बोलता है एक आँख ऐसी होगी जिसमें 6/6 का आपका विजन होगा अच्छे से अच्छा चश्मा पहनने के बावजूद भी, और दूसरी ही आँख में क्या होगा, 20 या उससे लेस होगा। तो ये दोनों ही सूरतों में क्या होगा, विजुअली ब्लाइंड जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, जो कि एक डेफिनेशन है ब्लाइंडनेस का जो दिया गया है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ये हमारे ब्लाइंडनेस का डेफिनेशन है जो हमको बताया गया है। अब ब्लाइंड पर्सन के बारे में हम जानेंगे। A blind person is the one who can sense the presence of a person but cannot recognize him or her, or cannot tell whether a person is a male or female, cannot read and cannot recognize color even if he or she is not totally blind। एक blind person किसको बोला गया, ऐसा इंसान को जो देख नहीं सकता है, क्या नहीं देख सकता है, कि आसपास कितने लोग प्रेजेंट है सिर्फ महसूस कर सकता है लेकिन देख नहीं सकता। वो आपके सामने, अगर आप उनके सामने जाकर खड़े हो जाओ और आप उनको अपना जेंडर पूछोगे तो डेफिनेटली वो आवाज़ से पता कर पाएंगे, लेकिन आपकी आवाज़ के अलावा वो नहीं बता पाएंगे सामने जो है वो मेरे मेल है या फीमेल, बिकॉज दे कैन नॉट सी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट अ ब्लाइंड पर्सन इज। नाउ कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक में, क्योंकि थोड़ा सा ये साइंटिफिक टर्म्स होती है और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर पिक्चर्स इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपको उनका मतलब जो है वो समझ में आए। कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस का मतलब ये जो ब्लाइंडनेस आती है तो उसके लिए क्या रीजंस हो सकते हैं। तो क्या क्या रीज़न है, पहला तो है हमारा कैटरैक्ट। हिंदी में अगर आप जानने की कोशिश करें तो इसको मोतिया बिंदु भी बुलाया जाता है, जो एक एज जब आपकी 50-55 अबव हो जाती है तो तब जाके लोगों को आंखों में ये जो कैटरैक्ट का प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली आता ही है। अगर आपके फैमिली में कोई सीनियर फैमिली मेम्बर्स होंगे, जैसे दादाजी हो गए या दादी जी या नाना नानी होंगे, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली इनकी एज में, इस एज में पहुंचने के बाद में कहीं ना कहीं कैटरैक्ट का प्रॉब्लम जो है वो उनको आता है। आप चाहो तो आप उनसे पूछ भी सकते हो एग्जैक्टली होता क्या है ये। Now main causes of blindness is caused due to cataract, a loss of transparency of the eye lens। आई का जो हमारा ये जो लेंस होता है, कहीं ना कहीं अगर आप ये इमेज ध्यान से देखो तो आप इस इमेज में देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है हमारे आई बॉल में, जो कि ये नॉर्मल क्रिस्टलीन है और क्रिस्टलीन विथ कैटरैक्ट है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, तो इन शॉर्ट कैटरैक्ट क्या होता है, आंखों पर एक पर्दे की परत जो होती है वो जम जाती है, वो हमारा मोतिया बिंदु का प्रॉब्लम होता है जिससे आपको क्लियरली नहीं दिखता है। जैसे कि
अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं आप अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, लेकिन जब किसी को कैटरैक्ट होता है, मोतियाबिंदु होता है, वो क्लियरली नहीं देख पाता है। आंखों पे हमेशा कुछ ना कुछ एक पर्दे जैसा लगता है जिसके थ्रू आप कोई चीज़ को देख रहे हो, तो वो आपका कैटरैक्ट का प्रॉब्लम होता है। ये एग्जैक्ट उसका क्या है, डायग्राम है जो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ इंसर्ट किया है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोकोमा। अब ग्लोकोमा क्या होता है, द फ्लूइड इन द आई कंप्रेस द लेंस इनटू द वर्चुअस बॉडी। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये जो दिया हुआ है, जब आप आंखों से जब अपना देख रहे हो, ये आपका देखो ये नॉर्मल आई है आपकी जिसका ये विजन है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ड्रेनेज कैनल जो है यहाँ का वो ब्लॉक हो चुका है। बेसिकली क्या होता है ग्लोकोमा में, धीरे धीरे आपके आंखों के सामने धीरे धीरे करके क्या होता है, पहले यहाँ आउटर एरिया में अंधेरा होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे ये चीज़ क्या होती है, बढ़ते जाती है, और फिर वो क्या होता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस की तरफ जो है वो आपको लेकर जाता है। तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय ग्लोकोमा, जो कि ब्लाइंडनेस का एक और रीज़न हो सकता है। Okay, next that we have is trachoma. Trachoma basically it is a serious form of conjunctivitis। जो आप देख रहे हो conjunctivitis basically यहाँ आंखों का जो अपर पोर्शन होता है और ये नीचे वाला पोर्शन होता है जो आप यहाँ देख सकते हो, वहाँ पर एक तरीके से बैक्टीरियाज जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ ऊपर पूरा रेडनेस हो जाता है। इफ़ यू कैन सी दिस आई, if you can see this eyes, basically it generates redness and sensation of foreign body in the eye। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर क्या हो चुका है, ये बैक्टीरिया जो है आपके वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। ये जो इतना पोर्शन हमारी अपर आई का और हमारी लोअर आई का पोर्शन है, तो बेसिकली इसमें क्या हो गया है, बैक्टीरिया के जमा होने की वजह से पूरी रेडनेस हो चुकी है, राइट। इसी के साथ साथ इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एस्टिमेटेड दैट अबाउट 20% ऑफ द ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू दिस डिजीज। 20% क्या होता है, अगर किसी के अंदर ब्लाइंडनेस आती है, कोई नहीं देख सकता है, तो ट्रैचोमा जो है वो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। आंखों की ये ऊपर वाली लेयर और ये नीचे वाली लेयर पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंजक्टिविटीज़ आ जाती है। बेसिकली बैक्टीरियाज की वजह से यहाँ पर सोरनेस या रेडनेस आ जाती है, which can again cause blindness। ओके, नेक्स्ट दैट वी हैव इज डिजीजेज। अब ऐसे कौन सी बीमारियां हो सकती है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस आ सकती है। से फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स इज ऑल्सो अ डिजीज बिकॉज ऑफ विच अ पर्सन कैन फेस ब्लाइंडनेस। उसी के साथ साथ हाइपरटेंशन जैसे दिया है, जैसे मैंने बोला आपको डायबिटीज़ इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई बार लोग अपनी आंखों की रोशनी जो है वो हो सकते हैं। अगर उनका डायबिटीज़ हर वक्त बढ़ता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तो दैट इज़ द टाइम वेर इन अ पर्सन कैन फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट रीज़न है हमारा विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने की वजह से। विटामिन ए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आंखों की रोशनी के लिए, तो अगर उसकी कमी रहेगी, उसकी डेफिशिएंसी रहेगी, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। नाउ द डेफिशिएंसी इन विटामिन ए रिजल्ट्स इन ड्राइंग ऑफ द कॉर्निया एंड अल्सरेशन। सो बेसिकली हमारा जो कॉर्निया है वो क्या होता है, ड्राई होते जाता है, क्योंकि विटामिन ए जो है वो उसको नहीं मिल रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है लोगों को, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को दिखाई नहीं देता है अच्छे से, तो रात को नहीं दिखाई देता है, उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम किनको होती है, जिनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी यानी कि कमी होती है। दिस टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस इज मोस्टली अमॉन्ग पुअर चिल्ड्रन। अब किस में सबसे ज़्यादा ये ब्लाइंडनेस मिलेगी आपको, जो कि पुअर चिल्ड्रन है यानी गरीब बच्चे हैं, जिनको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन या डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की। माल न्यूट्रिशन यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन खाने का उनको नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं इनको खाने की कमी होती है। तो अच्छा जो खाना है जिसकी वजह से विटामिन ए उनको नहीं मिल पाता है, तो वो जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है वो है हमारा हाइपरमेट्रोफिया, या फिर आप इसको हाइपरोफिया भी बोल सकते हो। फार साइटेडनेस इसका मतलब होता है बेसिकली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, यानी कि आप क्या कर सकते हो, दूर की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो, लेकिन नियर बाय आपका विजन जो होता है वो ख़राब होता है, नज़दीकी चीज़ें आप लोग नहीं देख सकते, तो उसको हाइपरमेट्रोफिया बोला जाता है। टू अवॉइड दिस बाइकॉन्वेक्स लेंस शुड बी यूज। तो ये है हमारा हाइपरमेट्रोफिया, जहाँ पर आप प्रॉपरली जो है वो नहीं देख सकते हो, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हो, नियर ऑब्जेक्ट, जो नियरर ऑब्जेक्ट है, जो नज़दीक की रखी हुई चीज़ें हैं वो आप अच्छे से नहीं देख सकते हो, लेकिन दूर की चीज़ें जो डिस्टेंस पर है वो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है।
तो दैट इज़ हाउ योर कॉर्निया इज़। ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारा प्यूपिल है, ये हमारा लेंस है देखने के लिए, हमारा रेटिना है। तो इमेज जो भी आप देख रहे हो वो कहाँ जा रही है, रेटिना के पीछे होते हुए जा रही है। तो दैट इज़ द रीज़न हाइपरमेट्रोपिया में आप नज़दीकी चीज़ें नहीं देख पाते हो, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली देख पाते हो। ओके, नेक्स्ट दैट वी हैव इज एस्टिग्मेटिज्म। विजुअल एक्टिविटी जो है, दिखाई देना थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर। आई स्ट्रेन कॉजेज हेडेक, यानी कि कोई भी चीज़ को देखने के लिए जब अपनी आंखों के ऊपर आपको बहुत प्रेशर डालना पड़ता है तो उससे हेडेक होना यानी सर दर्द शुरू हो जाता है। सिलेंड्रिकल लेंस शुड बी यूज टू अवॉइड विजुअल हैंडीकैप। तो यानी कि यहाँ पर अगर ये ब्लाइंडनेस आपको हटाना है तो सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करना पड़ता है। लेट अस सी कि नॉर्मल आई कैसी होती है और एस्टिग्मेटिज्म में आई कैसी होती है। तो दिस इज़ योर नॉर्मल आई वेरिन किसी भी चीज़ का इमेज आपको इतना क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम है तो आपको चीज़ें विजिबल क्लियरली नहीं होगी। तो ये होता है आपका एस्टिग्मेटिज्म में ब्लाइंडनेस। जहाँ पर नॉर्मल आई क्लियरली देख पा रही कि ये ए लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो थोड़ा सा एक ब्लरी विजन है जहाँ पर आपको क्लियरली नहीं दिखाई देता है। अब अदर कॉजेज यानी और क्या रीज़न हो सकते हैं ब्लाइंडनेस के, तो एक तो दिया है रेटिनल डिसऑर्डर, यानी कहीं ना कहीं आपका रेटिना का प्रॉब्लम हो सकता है। उसी के साथ साथ ब्रेन इंजरी जो है, कभी आपको ब्रेन में इंजरी हो गई, किसी रीज़न से ऐसा हो सकता है कई बार कि आपके ब्रेन में किसी तरीके से इंजरी हो गई। चांसेस है कि कभी आपके सर पर शायद से कुछ गिर गया हो या ब्रेन के जो हिस्सा होता है वहाँ पर कोई चोट लग गई हो, तो उससे भी आपको ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। या तो फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं। फैमिली मेम्बर्स में अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम रहेगी जिसकी वजह से आगे गई, जैसे डायबिटीज़ एक डिजीज़ है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में भी वो आगे क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये हमारे अदर रीजन्स हैं ब्लाइंडनेस के लिए। अब ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन क्या है। प्रॉब्लम तो हमने देख लिया, रीजंस तो हमने देख लिया कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होते हैं। अब हम देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। कंसिडरेबल प्रोग्रेस एंड हैज़ बीन मेड इन द फील्ड ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि जो आई ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजी बेसिकली आपकी आई के ऊपर जो स्टडीज़ होती है। ऑप्थेल्मोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद ट्रीटमेंट ऑफ आइज प्रॉब्लम्स। कैटरैक्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बोला कैटरैक्ट का प्रॉब्लम दैट मीन्स मोतीबिंदु का प्रॉब्लम, जब आंखों पर एक पर्दे की लेयर आ जाती है तो ये कैसे हटाई जा सकती है, ऑपरेशन से डेफिनेटली पॉसिबल होता है। नाउअडेज कॉर्निया ट्रांसप्लांट्स आर ऑल्सो सक्सेसफुल। अभी अगर हम देखें तो साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है जहाँ पर आप अपने आंखों का कॉर्निया जो है वो भी ट्रांसप्लांट करके किसी और को डोनेट कर सकते हो। ट्रेचोमा इफ ट्रीटेड ऑन टाइम कैन हेल्प टू अवॉइड ब्लाइंडनेस। ट्रेचोमा जो हमने देखा है जहाँ पर कंजक्टिविटीज आंखों पे फॉर्म हो जाती है, बैक्टीरियाज फॉर्म हो जाते हैं, तो अगर टाइम पर अगर आपने उसको ट्रीटमेंट किया तो डेफिनेटली आप ब्लाइंडनेस को अवॉइड कर सकते हो। हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ नीड टू बी केप्ट अंडर कंट्रोल टू मिनिमाइज दी अफेक्ट्स ऑफ आइज डैमेज। यानी कि डायबिटीज़ और अपना हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम है आपको मेक श्योर करना है कि यू आर ऑलवेज मेंटेनिंग इट टू अ सर्टेन लेवल, यू नीड टू कंट्रोल देम। अगर आपने इसको कंट्रोल में नहीं रखा तो डेफिनेटली उसका आपको जो है आगे जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। चिल्ड्रेन मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ फूड दैट कंटेन्स विटामिन ए। जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है डेफिनेटली उसके लिए हमको ऐसा खाना अवेलेबल करके देना है जिसमें विटामिन ए रिच फूड्स होने चाहिए या फ्रूट्स होने चाहिए। न्यूट्रिशन एंड सप्लाई ऑफ विटामिन ए डज नॉट रिक्वायर रिच फूड। अब इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा महंगा फल या फूल आप खाने के लिए लेकर आए जिससे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो फुलफिल हो सकती है। नॉर्मली अपने डॉक्टर से आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंफर्म कर सकते हैं कि कौन से ऐसे फ्रूट्स या फूड्स खाने चाहिए जिससे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी अगर किसी के अंदर होगी तो उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट्स, फ्रूट्स like lemon and guava which are cheap provide plenty of nutrition and vitamins including vitamin A। तो ये ऐसे फूड है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए हमारे, उसी के साथ साथ कैरेट हो गया, उसी के साथ साथ हमारे लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, लेमन है, गुआवा है। तो ये ऐसी चीज़ें जो कि चीप भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, और इसी के साथ साथ क्या होता है विटामिन ए का रिच सोर्सेज आपको क्या होगा इसमें मिलेगा। सो दैट इज़ द रीज़न, दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम facing any kind of blindness in future. Okay, the next type of deficiency that we can have, the next type of disease I would say is auditorily handicapped. Auditorily handicapped basically when people cannot hear, तो डेफ हम जिनको बोलते हैं बेसिकली एक डिसेबिलिटी जहाँ पर आप सुनाई नहीं देता है किसी को, तो वो ऑडिटोरीली हैंडीकैप होता है।
एंड ऑल्सो मोस्टली डम। और जिनको सुनाई नहीं देता है, कई बार चांसेस ऐसे भी होते हैं कि ना कि वो सिर्फ डेफ हो या कि डम भी हो सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं है तो वो क्या बोलेंगे, राइट। तो दैट इज़ द रीज़न कि जिन्होंने कभी कुछ नहीं सुना है वो बोल भी नहीं सकते, तो डेफ जो होते हैं वो मोस्टली डम में भी काउंट किए जा सकते हैं। नॉर्मली नॉर्मल हियरिंग टेक्स प्लेस एट 0 to 30 डेसिबल, यानी कि नॉर्मल जो हमको सुनाई देता है वो जो साउंड जो होता है वो हमेशा डेसिबल में कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर साउंड क्या बोला जा रहा है कि 0 से 30 डेसिबल्स होता है नॉर्मल हियरिंग जो हमारी होती है वो। लेकिन डेसिबल इज़ अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव लाउडनेस, यानी कि डेसिबल जो है वो साउंड का क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेशन है, एक्सप्रेशन है। जैसे कि हर एक का वेट्स एंड मेजर्स होता है, उसी तरीके से साउंड को किस में आप मेजर कर सकते हो, डेसिबल में। इसी के साथ साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट स्टार्ट्स एट अबाउ 30 डेसिबल। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो चालू होता है, जहाँ पर लोगों को सुनाई देना बंद हो सकता है अगर डेसिबल 30 के अबाव एक्सीड हो गया। तो यू नीड टू मेक श्योर कि 30 के अबाव डेसिबल वाली चीज़ें हमको नहीं सुनाई दे, अदरवाइज इट कैन कॉजेज हियरिंग इम्पेयरमेंट। ना डेफनेस इन्वॉल्व द सिग्निफिकेंट और टोटल लॉस ऑफ हियरिंग। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार लोगों को या तो कम सुनाई दे, जैसे कि हमको कई बार चिल्लाकर बात करनी पड़ती है कि लोगों को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, उसी के साथ साथ कंप्लीट लॉस भी हो सकता है हियरिंग का। डेफ पर्सन्स कैन नॉट हियर एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नॉर्मल पीपल और टॉक और कम्युनिकेट, यानी जिनको सुनाई नहीं देता है बेसिकली उनको नहीं समझ में आएगा जो नॉर्मल लोग बातें कर रहे हैं, जो हमारे 0 to 30 डेसिबल के रेंज में हम बात कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है इसलिए उनको सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता है। नॉर्मली चिल्ड्रन बॉर्न डेफ आर ऑल्सो डम। जो बच्चे डेफ पैदा होते हैं यूजुअली कंसिडर किया जाता है कि वो डम भी होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी कोई स्पीच नहीं सुना है, कभी कोई साउंड नहीं सुना है, तो डेफिनेटली वो बोल भी नहीं पाते हैं। डेफ चिल्ड्रन हैव टू टेक स्पेशल ट्रेनिंग टू डेवलप स्पीच। अब डेफ चिल्ड्रन जो होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किस चीज़ के लिए, ताकि वो बात कर सके, क्योंकि उन्होंने कभी कोई वर्ड सुना ही नहीं है, कोई लैंग्वेज कोई साउंड सुना नहीं है। इसके लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपनी स्पीच को डेवलप कर सके। हियरिंग एड्स आर यूजफुल टू सच चिल्ड्रन। तो हियरिंग एड्स जो है क्या किया जाता है, जिनको कम सुनाई दिया जाता है वो भी हियरिंग एड्स यूज़ करते हैं, और अभी के टेक्नोलॉजी ऐसी इंप्रूव हो चुकी है जिनको नहीं सुनाई देता है कम्प्लीटली उनके लिए भी मशीन्स आती है, हियरिंग एड्स आते हैं जो लगाकर वो सुन सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हियरिंग एड्स दे आर यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस एज वेल। अब टाइप्स ऑफ डेफनेस क्या हो सकते हैं, कितने तरीके की डेफनेसेस हो सकती है। तो डेफनेस इज ऑफ 3 काइंड्स जो यहाँ पर दिया हुआ है, अगेन उसके अंदर सब काइंड्स हमको पता चलेगा। कंडक्शन डेफनेस, इट इज कॉज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ द आउटर एंड मिडल मैकेनिज्म ऑफ द ईयर्स। तो जो आउटर और इनर मैकेनिज्म जो मिडल में होता है उसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, जो डेफनेस होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन डेफनेस। दिस इम्पेयरमेंट कॉजेज डिफिकल्टी फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड्स टू द कोशलिया द स्पाइरल शेप पार्ट ऑफ द इनर ईयर, यानी कान के अंदर जहाँ हमको आवाज़ सुनाई देती है जिसको हम कोशलिया बोलते हैं, तो क्या होता है यहाँ तक जब आवाज़ नहीं पहुँच पाती है तो बेसिकली दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर डेफनेस। नेक्स्ट है सेंसरी न्यूरल डेफनेस, इट इज़ कॉज्ड बाय द इम्पेयरमेंट ऑफ द कोशलिया, यानी कि कोशलिया जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर उसका इम्पेयरमेंट हो, यानी वही अगर ख़राब हो जहाँ से हमको सुनाई दे रहा है तो वो भी हमारा एक रीज़न हो सकता है जिसको हम सेंसरी न्यूरल डेफनेस बोलते हैं। देयर इज माल फंक्शनिंग ऑफ इनर ईयर, यानी अंदर कान की तरफ में जो अंदर जहाँ पर कोशलिया होता है जिससे हम सुनते हैं, जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं, तो माल फंक्शनिंग ऑफ इनर ईयर होता है जब वहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, इट कैन लीड टू योर डेफनेस, इट कैन लीड टू डेफनेस, तो उसको बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरल डेफनेस। नेक्स्ट mixed deafness, sometimes there can be deafness due to impairment of the outer and middle mechanism of the ear as well as that of cochlea। अब mixed deafness जो है वो इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है कंडक्शन डेफनेस का और सेंसरी न्यूरल का, यानी कि दोनों चांसेस है कि कई बार हमारा कोशलिया जो है वो ही ऑलरेडी डैमेज हो सकता है, या फिर हमारा आउटर और मिडल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आवाज़ हमारे कान के पर्दे तक पहुँचती है, दोनों ही रूप में क्या हो सकता है, या तो ये भी ऑलरेडी डैमेज है और ये भी डैमेज है, तो ये होता है हमारा मिक्स्ड डेफनेस, जो कॉम्बिनेशन है किसका, कंडक्शन डेफनेस का और सेंसरी न्यूरल डेफनेस का। Deafness can also be classified as congenital deafness and acquired deafness। कॉन्जेनिटल डेफनेस जो है वो क्या होता है, बेसिकली इट कैन बी कॉज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, यानी डेफनेस अभी वापस से उसको डिवाइड किया गया, तो एक है तुम्हारे जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है डेफनेस का, तो वहाँ से वो कैरी फॉरवर्ड होकर बच्चों तक जाते हैं, राइट, तो दैट इज़ योर जेनेटिक फैक्टर्स। दूसरा है इन्फेक्शन ऑफ जर्मन मीजल्स
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच डैमेजेस द इनर पार्ट ऑफ द ईयर ऑफ द फीटस कॉजिंग सेंसरी न्यूरल डेफनेस। यानी जर्मन मीजल्स करके भी एक बीमारी है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मॉम को अगर ये हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा है अंदर, जो फीटस है अंदर, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इनर पार्ट ऑफ द ईयर ऑफ द फीटस गेट्स अफेक्टेड। तो जर्मन मीजल्स भी एक रीजन हो सकता है जिससे कि डेफनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। Birth injuries like brain damage due to the use of forceps, tools or tongs used by surgeon doctors during delivery। यानी कि डिलीवरी के टाइम पे अगर ऐसे कोई टूल्स यूज किए गए हैं जो कि एक बच्चे के ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, उससे भी एक रीज़न हो सकता है किसका, वो भी एक रीज़न हमारे डेफनेस के लिए हो सकता है। एंटीबायोटिक्स इफ टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ऑल्सो लीड टू कॉन्जेनिटल डेफनेस। यानी कि एंटीबायोटिक्स, अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक्स अगर माँ ने लिया है उसके कौन से पीरियड में, डिलीवरी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कॉन्जेनिटल डेफनेस का। उसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारा अक्वायर्ड डेफनेस। इट इज़ कॉज्ड बाय मेडिसिन्स यूज टू क्योर डिजीजेज। यानी कि अब एक्वायर्ड डेफनेस ये पहले से हमको नहीं मिला, ये बाद में अगर किसी रीज़न से डेफनेस हुआ है तो क्या हो सकता है, जॉइंडिस के टाइम पर हो सकता है, ऐसी कोई मेडिसिन हमको मिली है जॉइंडिस से प्रिवेंट करने के लिए, तो वो भी एक रीज़न बनता है। टाइफाइड हो गया, मीजल्स हो गया, मे हैव साइड इफेक्ट्स विच में रिजल्ट्स इन डेफनेस। तो बेसिकली मेडिसिन जब डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूज़ की गई है जिसका साइड इफेक्ट होता है, दैट कैन लीड टू अ डेफनेस। एक्सीडेंट्स, नॉइज पोल्यूशन एंड सिमिलर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। यानी कि हो सकता है एक्सीडेंटली कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया हो या ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन की वजह से भी यू आर लूजिंग योर हियरिंग कैपेसिटी, सो दैट कैन ऑल्सो लीड टू योर एक्वायर्ड डेफनेस। सो बेसिकली दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ डेफनेस। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारा है टॉपिक, दैट इज योर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन यानी हमने रीजंस देख लिए, हमने टाइप्स देख लिए, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेफनेस को रोक सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है इन केस ऑफ एक्वायर्ड डेफनेस। एक्वायर्ड डेफनेस यानी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्टिंग से इनबॉर्न, यानी कि ये नहीं रहा है डेफनेस, पैदाइशी के साथ नहीं रहा था, हो सकता है कुछ टाइम बाद एक्सीडेंट हो गया या किसी और रीज़न से हमको डेफनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, वो एक्वायर्ड डेफनेस है। तो एक्वायर्ड डेफनेस जो है कैन बी कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि दिया है नॉइज पोल्यूशन और एक्सीडेंट्स की वजह से हो सकता है। डेफनेस शुड बी ट्रीटेड एज क्विकली एज पॉसिबल, अदरवाइज इट मे अफेक्ट द स्पीच डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैसे ही आपको पता चलता है कि डेफनेस का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट और नॉइज पोल्यूशन, इमीडिएटली हमको क्या करना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसका लेना चाहिए, अदरवाइज इट कैन सस्टेन फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज स्पीच डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव सेंसरी न्यूरल डेफनेस और कॉन्जेनिटल डेफनेस। अगर इस तरीके का डेफनेस है तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो ये ऐसे डेफनेस है जो कि क्योर नहीं किए जा सकते हैं। इट शुड बी डिटेक्टेड अर्ली इन चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से ही डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि चाइल्डहुड में उस बच्चे के अंदर क्या है, डेफनेस का प्रॉब्लम है या नहीं। जैसे कई बार हम छोटे बच्चे को आवाज़ देकर बुलाते हैं, साउंड कुछ क्रिएट करते हैं, तो हमको पता चलता है वो साउंड की तरफ ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये एक तरीका है जानने का वेदर द चाइल्ड कैन हियर और नॉट, राइट। देन चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड विद हियरिंग एड्स, यानी कि बच्चों को हियरिंग एड्स देना चाहिए। उसी के साथ साथ स्पीच थेरेपी जो है वो टाइम पर देना जरूरी है। Therefore, public must be made aware of the information about child development। इसीलिए लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उनके साथ शेयर होनी चाहिए। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जो है और NGOs जो है इन कामों में सबसे ज़्यादा आगे आते हैं। स्पेशली स्पीच डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ, यानी कि बच्चों के अंदर ये जो प्रोग्रेस है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगी, कब होगी, उसी के साथ साथ स्पीच डेवलपमेंट के बारे में भी हमको लोगों को जो है वो इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट हियरिंग एड्स एंड इज इम्पॉर्टेंस टू द ऑडिटोरियली चैलेंज पर्सन मस्ट बी गिवन फोकस, यानी कि हियरिंग एड्स को यूज़ करने का क्या बेनिफिट है और उसी के साथ साथ उसका इंपॉर्टेंस किसको बताया जाना चाहिए, उन लोगों को बताया जाना चाहिए जिनको पता है हमारे पहचान में या हमारे रिलेटिव में ऐसा कोई है जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो हियरिंग एड्स का इंपॉर्टेंस उसको बताया जाना चाहिए। must be given focus so that those affected can get the benefit of such hearing aids, यानी कि बताया जाना इसलिए चाहिए ताकि जो उस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनको उसका बेनिफिट जो है वो मिलना चाहिए। पब्लिक शुड बी एजुकेटेड अबाउट सर्टन डिजीजेस दैट कॉजेज डेफनेस। अब ये जो जर्मन मीजल्स जैसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डेफनेस आ सकती है, तो लोगों को इन चीज़ों के बारे में क्या करना ज़रूरी है, अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस के ईयर्स का डेवलपमेंट जो होता है वो जर्मन मीजल्स की वजह से क्या हो सकता है, डेवलपमेंट उसका रोका जा सकता है, जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरल डेफनेस जो है वो हो सकता है। जर्मन मीजल्स नॉट ओनली कॉज सीवियर सेंसरी न्यूरल डेफनेस बट कैन ऑल्सो लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड ब्लाइंडनेस।
तो जर्मन मीजल्स जो है ना कि सिर्फ हियरिंग कैपेसिटी, सेंसरी न्यूरल कैपेसिटी कोई वो ख़त्म नहीं करता है सुनने की, उसी के साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मेंटली भी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, उसकी मेंटल ग्रोथ जो है वो उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि अगर हमको पता है बीमारी है, डेफनेसिस जैसा प्रॉब्लम है, तो हमको लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है, स्पेशली मदर्स के अंदर जो अपने इनिशियल स्टेजेस पर होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो काफ़ी केयर और प्रिवेंशन उनको लेना होता है। तो ये सारी अवेयरनेस इसलिए क्रिएट करना ज़रूरी है ताकि आगे जाके किसी भी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक, 2 टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जो कि हमारा हैंडीकैप पर्सन्स के ऊपर है, एक तो विजुअली ब्लाइंडनेस के ऊपर है और दूसरा है हमारा डेफनेस के ऊपर। इसके बाद जो हम आगे का पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। थैंक यू।